नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित यानी यूपीट्रिपलएससी द्वारा आयोजित पेट एग्जाम 2025 को देखते हैं और यह नोट समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति है। इसके अंतर्गत देखें तो ये सारे जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए यूपीट्रिपलएससी द्वारा सारे जो एग्ज़ाम के इसमें प्रश्न निहित हैं, यानी हम देख रहे हैं पीईटी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 के लिए पाठ्यक्रमानुसार संयोजित 70 इसमें यूपीट्रिपलएससी अध्यायवार विभाजित प्रश्न जो होंगे इस नोट्स में शामिल हैं। और इसके अंतर्गत जो इसके सिलेबस उसमें देखिए समान अध्ययन समान जागरूकता यानी जीके है, समान विज्ञान प्रारंभिक अंगणित है, तर्क एवं तर्क शक्ति है, ग्राफ एवं तालिका, समान हिंदी, समान अंग्रेजी है। तो इसको देख सकते हैं इस लेक्चर में निहित इसका शुभारंभ इत्यादि ये दिया गया, इसके बाद इसकी अनुक्रमणिका दिया गया, भारतीय इतिहास इत्यादि इसमें जो है देख सकते हैं। इसके टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक इसमें अंतर्गत निहित है। अनुक्रमणिका में ये सारे जो है इसमें अनुक्रमणिका का मतलब देख सकते हैं ये 15 टॉपिक के अंतर्गत इसके सिलेबस को कवर किया गया। इसमें प्रथम 10 जो टॉपिक है वे 5-5 नंबर के हैं, यानी प्रथम 10 टॉपिक का मतलब यहाँ तक आपका जो है वह तर्क शक्ति तक जो है 5-5 यानी 50 नंबर के। आखिरी के जो 5 इसमें टॉपिक है 10-10 नंबर के यानी 50 नंबर के आखिरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स, समान जागरूकता यानी जीके ये 10 नंबर का है, ये भी 10 नंबर का है। इसके बाद अपठित हिंदी गद्यांश एवं विवेचन विश्लेषण 10 नंबर का है। ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण 10 नंबर का है और तालिका की व्याख्या विश्लेषण 10 नंबर यानी 50 नंबर का है। तो कुल मिलाकर 100 नंबर का होगा। 2 घंटे का पेपर होगा। 1/4 नेगेटिव मार्क का प्रावधान इसमें बना हुआ है। तो वर्तमान लेक्चर देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित है, यानी जो अभी पूर्व का लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करते हुए सारे लेक्चर को देख सकते हैं। इस लेक्चर पर जो देखें तो LT ग्रेड GIC यानी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, GIC शिक्षक भर्ती, अपर PT एग्जाम, RO मेंस, इसके अलावा अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं जिसमें एकत्र में BPSC PT एग्जाम, SSC और MPSC UPSC संघ लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जो चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करते हुए इस चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर को देख सकते हैं। तो वर्तमान लेक्चर भारतीय व्यवस्था इंडियन इकोनॉमी पे देखें तो यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था 1947-1951 तक जो महत्वपूर्ण लेक्चर बनाए इस चैनल पर हमने अपलोड कर दिया है। इसके अंतर्गत योजना आयोग में पंचवर्षीय योजनाओं को देख लिया, हरित क्रांति को देख लिया, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड को देख लिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण को देख लिया। आज लेक्चर में देखेंगे वर्ष 1951 में आर्थिक सुधार था, उसके बाद की अर्थव्यवस्था को देखेंगे। LPG जब लाई गई थी, LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जब लाया गया था। प्रधानमंत्री उस नरसिम्हा राव जी थे, जिनको देखें 2024 में जो है वह 5 लोगों के साथ भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई। और जो वित्त मंत्री थे महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी थे, जो कि दिसंबर 2024 में इनका भी निधन हो गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का उन्हीं के वित्त मंत्री रहते हुए भारत में LPG की अवधारणा लाई गई थी। तो इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यानी यह टॉपिक वर्तमान लेक्चर में कवर किया जाएगा। इसके बाद वर्ष 2024 के पश्चात आर्थिक सुधार, वस्तु एवं सेवा कर GST और अर्थव्यवस्था विविध इस लेक्चर में शामिल किया जाएगा। तो पूर्व के लेक्चर का पूर्वावलोकन कर लें। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947-1951 तक इसमें हम देख लेते हैं एक बार पूर्वावलोकन। इस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पूर्व चर्चा में इस पर कर चुके हैं। तो टॉपिक के अंतर्गत जो है योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं हैं, यानी प्लानिंग कमीशन और 5 ईयर प्लान को देख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक दृष्टि में इसको देख लें। पूर्व पर हमने चर्चा कर ली, इसमें हरित क्रांति को भी हमने देख लिया। इस पर जो भी यूपीट्रिपलएससी द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में उससे संबंधित देख सकते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का सुधार पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाए चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो उसको एक बार आप डीपली इस लेक्चर को यानी इस नोट्स को देख लें, जो देखें यूपीट्रिपलएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इसको आप देख लें एक बार डीपली। इसके बाद आगे हम देखते हैं, यानी ये सारे प्रश्न जो पूर्व लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। आगे यहाँ वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार था, उसके बाद की अर्थव्यवस्था को देखेंगे, यानी यहीं से LPG की अवधारणा लाई गई थी। तो आज के लेक्चर इसमें देखते हैं। लेकिन इससे पूर्व अन्य जो नोट्स हैं समसामयिक घटना चक्र के, उस टॉपिक पर देख लेते हैं। यानी इस टॉपिक को जिसको हमने पूर्व के लेक्चर में विस्तार चर्चा कर लिया है, यह जो टॉपिक है इसको समसामयिक घटना के एक अन्य नोट्स के माध्यम से भी कलेक्ट कर लेते हैं। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था 1947-1951 को एक अन्य नोट से समसामयिक घटना चक्र के ही नोट से पेट के लिए उसको यहाँ पर कवर करके फिर आगे चलते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं, इसका कलेक्शन थोड़ा सा अलग होगा। तो इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था जो है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947-1951 तक देखते हैं।
स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 30 अप्रैल 1956 को की गई थी। यानी पहली और दूसरी को याद रखें कि प्रथम औद्योगिक नीति जो घोषणा की गई थी 6 अप्रैल 1948 को, और इसके 8 साल बाद जो दूसरी औद्योगिक नीति घोषणा की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र मुंबई में है। रासायनिक उर्वरकों की दृष्टि से भारत आत्मनिर्भर नहीं है। यानी रासायनिक उर्वरक दृष्टि से भारत आत्मनिर्भर नहीं, यानी भारत में इसका प्रोडक्शन नहीं होता, भारत को आयात करना पड़ता है। इसके बाद देखें वस्तुएं और स्थल, तो पर्ल फिशिंग तूतीकोरन जो बंदरगाह है वहाँ से होता है। ऑटोमोबाइल्स पुणे से। पोत निर्माण देखें तो मर्म गोवा से। इंजीनियरिंग सामान देखें तो पिंजौर जो है वो पोर्ट से किया जाता है। पोर्ट की चर्चा चलिए तो इसको भी देख लेते हैं इस लेक्चर में। तो भारत के 13 जो बंदरगाह महत्वपूर्ण रूप से वर्तमान में वो देखें, यानी पोर्ट कौन कौन से हैं। तो पहला आप देख सकते हैं यह कांडला है, दूसरा मुंबई, फिर नवा शिवा है, इसके बाद गोवा है, न्यू मंगलोर है, कोचीन है, तूतीकोरन है, चेन्नई है, एन्नौर है, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता 12 बंदरगाह 13वां पोर्ट प्लेयर है। पश्चिमी तट के बंदरगाह है या पूर्वी तट के बंदरगाह को देख सकते हैं। तूतीकोरन के विषय में चर्चा किया गया है जो कि तमिलनाडु में है। तो इसमें देख सकते हैं यह है कि अन्य जानकारी में अरब सागर की रानी कोची को होते हैं। कांडला का नाम दीनदयाल बंदरगाह है। कंप्यूटराइज बंदरगाह एन्नौर है। बड़े बंदरगाह 13 हैं। छोटे बंदरगाह पे हम चर्चा नहीं करें। पूर्वी तट के बंदरगाह और पश्चिमी तट के बंदरगाह को देख सकते हैं। संबंधित नोट्स देखते हैं समसामयिक घटना चक्र का। तो इसमें देखें सूरत के निकट, सूरत जो गुजरात में है, सूरत के निकट हजीरा स्थित कृषभोग का हजीरा उर्वरक संयंत्र प्राकृतिक गैस पर आधारित है। भारत एशिया का पहला देश है जिसने कांडला गुजरात में हमने देखा बंदरगाह है, जिसने कांडला में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 में स्थापित किया था। भारत एशिया का याद रखना है इसको। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु अस्त्र उद्योग हथकरघा उद्योग है, जो कि देखें 7 अगस्त को प्रतिवेश हथकरघा भारत सरकार द्वारा हथकरघा उद्योग मनाया जा रहा है 7 अगस्त को। और भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु अस्त्र का उद्योग क्या हथकरघा है। श्रम गहन उद्योग वे उद्योग है जिसमें श्रम मूल्य का महत्व पूंजी मूल्य की तुलना में अधिक होता है। कपड़ा उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग होने के साथ ही सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग भी है। आगे इसमें देखते हैं तो यह है कि कपड़ा उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। जूट के सामान का केंद्र पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ तथा रेशम वस्त्र उत्पादन का केंद्र कर्नाटक राज्य का बंगलुरु है। ऊनी वस्त्र मिल ऊन उद्योग का लगभग 40% पंजाब में है और पंजाब में अधिकांश ऊनी वस्त्र मिल लुधियाना, अमृतसर एवं गुरदासपुर में है। यूपी स्पेशल में देखें तो उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही जिला कालीन उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह कुटीर उद्योग है। अखबारी कागज के उत्पादन के लिए भारत नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल लिमिटेड नेपानगर प्रसिद्ध है, जो मध्य प्रदेश में। नेपानगर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड के लिए। देवास करेंसी नोट की छपाई के लिए प्रसिद्ध भी मध्य प्रदेश। देवास जो मध्य प्रदेश में ही है, देवास करेंसी नोट की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। HAL यानी हाल जिसको कहते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, हॉल वायुयानिक उपकरणों का उत्पादन करती है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी जिसको नाल्को कहते हैं, नेशनल एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी वर्ष 1981 में स्थापित किया गया था। यह खान मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न उपक्रम है, यानी नवरत्न यह है, याद रखना है। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना हमने विस्तार चर्चा कर लिया, लेकिन इसमें देख लेते हैं योजना आयोग। देखें योजना आयोग का गठन नियोगी समिति को याद रखना। नियोगी समिति की अनुशंसा पर 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा पारित किया गया था। यह एक गैर संवैधानिक एवं सलाहकारी निकाय थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, यानी जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा जी थे। भारतीय आर्थिक नियोजन के उद्देश्य में क्या रहा? उद्देश्य के अंतर्गत देख सकते हैं, यहाँ टॉपिक दिए गए हैं। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय की स्थापना करना, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, गरीबी निवारण, रोजगार अवसरों का सृजन करना, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, निवेश इन पूंजी निर्माण, आय वितरण में समानता एवं क्षेत्रीय विषमता में कमी और समावेशी समृद्धि धारण विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि देखें तो 1951 से 1956 थी, जो हैरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी।
दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। सॉरी, ये पहली पंचवर्षीय योजना है। पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? हायरड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसकी अवधि ये देख सकते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको नोटरी पॉइंट पर रखें। तीसरी पंचवर्षीय योजना देखिए 1961 से 1966 में आत्मनिर्भरता व स्वतः स्फूर्ति बनाने पर बल दिया गया था। वर्ष 1966 से 1969 के काल को योजना अवकाश प्लान हॉलिडे की संज्ञा दी जाती है। यानी इसमें 3 देख सकते हैं, 3 जो है प्लान हॉलिडे हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता थे। पांचवी पंचवर्षीय योजना देखें तो यह है 1974 से 1979 का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। पांचवी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1978 से 1979 तक विदेशी सहायता घटाकर शून्य करने का लक्ष्य रखा गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना समय से 1 वर्ष पूर्व यानी 1978 में समाप्त कर दी गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 का केंद्र बिंदु थी तीव्र धाड़ी और अधिक समावेशी विकास से। कई बार यहाँ पूछा भी गया है, हमने देख लिया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य निर्धारित लक्ष्य थे जीडीपी दर 8% लक्ष्य था। कृषि क्षेत्र में वृद्धि 4% का टारगेट रखा गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग का पूर्ण देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, हिंदी को याद रखें इसका। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी जी हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के विकास उपलब्धि को यहाँ एक नज़र देख लें तो पहली पंचवर्षीय योजना का समय देख सकते हैं, यह है लक्ष्य यह था, वास्तविक उपलब्धि ज़्यादा रही देख सकते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना लक्ष्य यह था और यह थोड़ी सी कम इससे प्राप्त हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय आप याद रखें, इसका लक्ष्य यह था और बहुत कम यह प्राप्त हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना देखें तो 1969 से 1974 इसका टारगेट 5.7 का था, लेकिन ये भी बहुत कम प्राप्त हुआ। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना देखें तो 1974 से 1979 4.4 का टारगेट था, लेकिन ये लक्ष्य ज़्यादा प्राप्त हुआ। छठी पंचवर्षीय योजना देखें इस समय है लक्ष्य ज़्यादा प्राप्त हुआ। सातवीं पंचवर्षीय योजना यह थी लक्ष्य ज़्यादा। आठवीं पंचवर्षीय योजना यह था लक्ष्य ज़्यादा, यह भी है। नौवीं पंचवर्षीय योजना देखें तो 6.5 था, ये लक्ष्य कम प्राप्त हुआ, इसका समय देख लें। 10वीं पंचवर्षीय योजना देखें तो यह था लक्ष्य कम हुआ है और 11वीं पंचवर्षीय योजना का यह समय है और लक्ष्य से देख सकते हैं यह कम प्राप्त हुआ। 12वीं को हमने ऊपर देख लिया था विस्तार से। 12वीं पंचवर्षीय योजना को आप देख लें यहाँ पर। 12वीं पंचवर्षीय योजना को यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना का यह जो लक्ष्य था इसमें यानी ये इसका जो केंद्र बिंदु था यानी उद्देश्य था और ये इसके लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। समय भी देख सकते हैं। टिप्पणी जल्दी से इसमें देखें तो टिप्पणी पहली 3 योजनाओं के लक्ष्य राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निर्धारित किए गए थे। चौथी योजना का लक्ष्य शुद्ध घरेलू उत्पाद के संदर्भ में था। इसके बाद सभी योजनाओं में सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में रहा था। चलिए इसमें नीति आयोग को देख लेते हैं। तो नीति आयोग को देखें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था यानी हिंदी नाम इसका है। नीति आयोग की स्थापना मंत्रिमंडलीय संकल्प द्वारा 1 जनवरी 2015 की गई थी। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर परिपालन करते हुए भारत सरकार को नीतिगत मुद्दों की सलाह देने हेतु एक थिंक टैंक है। नीति आयोग को उसके पूर्ववर्ती संस्था योजना आयोग की तुलना में अधिक समावेशी बाजारोन्मुख दक्ष संस्था माना जा रहा है। नीति आयोग के उद्देश्य यहाँ जल्दी से देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों को एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना इसका है। संरचनात्मक सहयोग पहल के माध्यम से सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देना है। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने हेतु तंत्र विकसित करना, इसे सरकार के उच्च स्तर तक पहुंचाना है। आर्थिक रणनीतिक एवं नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के सम्मेलन को सुनिश्चित करना इसमें है। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन तक आर्थिक प्रगति से समुचित रूप से लाभ न हो पाने का जोखिम हो। चौथा, रणनीतिक और दीर्घावधिक नीति तथा कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना, पहल करना तथा उसकी प्रगति और क्षमता की निगरानी करना इसके लक्ष्यों से महत्वपूर्ण हितधारकों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंकों के साथ साथ शैक्षणिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच परामर्श और भागीदारी को प्रोत्साहन देना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, पेशेवरों, अन्य साझेदारों के सहयोग के माध्यम से ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता, समर्थक प्रणाली का विकास करना है। विकास के एजेंडे में गति लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु मंच प्रदान करना है। कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर देना है। अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाना जो सुशासन एवं सतत न्याय संगत विकास के सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली पर अनुसंधान करे तथा हितधारकों का
तक उसका प्रसार करें। इसके बाद आवश्यक संसाधनों की पहचान करने के साथ साथ कार्यक्रमों और पहलों में कार्यान्वयन का सक्रिय मूल्यांकन निगरानी शामिल है। राष्ट्रीय विकास एजेंडा और उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियां संपादित करना, ये देख सकते हैं। इसमें 8 जो नीति आयोग के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं या उद्देश्य हैं, तो हमने देखा नीति आयोग के उद्देश्य 8 महत्वपूर्ण उद्देश्य को अब देख सकते हैं। नीति आयोग का गठन देख लें तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 के संकल्प द्वारा 16 फरवरी 2015 के संशोधन द्वारा नीति आयोग के गठन की व्यवस्था इस प्रकार है। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। इसके शासी परिसर में सभी राज्य विधानमंडलों से युक्त संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल इसमें शामिल होंगे। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामलों यानी ये सारी जानकारी इसमें देख सकते हैं नीति आयोग के बारे में। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होंगे, पूर्णकालिक सदस्य इत्यादि इसमें रहेंगे। वर्तमान में नीति आयोग की संरचना को देख लेते हैं तो अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष सुमन बेरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री BBR सुब्रमण्यम, पूर्णकालिक सदस्य को यहाँ देख सकते हैं। पूर्णकालिक सदस्य में डॉक्टर BK सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर VK पाल, डॉक्टर अरविंद बिरमाने इसके पूर्णकालिक सदस्य हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद को देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। योजना आयोग के योजना निर्माण में राज्यों की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। यह भी संवैधानिक निकाय, इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद संरचना देख लेते हैं। इसमें संरचना में अध्यक्ष इसके भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल एवं उपराज्यपाल या मुख्यमंत्री। योजना आयोग के सभी सदस्य इसमें रहेंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, योजना आयोग समाप्त कर दिया गया है तो नीति आयोग के सदस्य इसमें अब शामिल किए जाएंगे। कार्य देखें, योजना आयोग द्वारा तैयार की योजनाओं को अंतिम रूप देना, राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन का मूल्यांकन, राष्ट्रीय विकास प्रभावित करने वाली नीतियों की समीक्षा करना। नोट में देखें तो वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना अभी भी अपनी पुरानी स्थिति में यथावत है। भारतीय संविधान में नियोजन देखें तो भारत में नियोजन की प्रेरणा संविधान की प्रस्तावना, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय तथा नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 38, 39 व 46 से प्राप्त होती है। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख समवर्ती अनुसूची यानी आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20 में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र को इसमें देखें तो उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था, पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा राज अर्थव्यवस्था और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक आप नोट में रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of the wealth of nation and an inquiry into the nature and an inquiry into the nature and causes of the wealth of nation का प्रकाशन 1706 में काफ़ी पहले हो गया था। एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक जो है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को प्रतिपादन करने का श्रेय जॉन मेनार्ड केन्स को है। प्राथमिक क्षेत्र के तहत कृषि एवं समक्षेत्र तथा खनन एवं उत्खनन शामिल होते हैं। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण एवं निर्माण गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद देखें तो यह तृतीय क्षेत्रों में बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन इत्यादि सेवाओं सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र का सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, सर्विसेज है। ऐसी अर्थव्यवस्था इसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में विद्यमान रहेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रमुख उदाहरण है। इसके बाद हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन को देख लेते हैं। हरित क्रांति भारत में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में तीव्र वृद्धि लाकर भारत को खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु अनेक कार्यक्रमों का एक समुच्चय है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने बीजों पर अनुसंधान कर अधिक उत्पादकता वाले बीज, यानी याद रखना है HYV को खोज की थी। इन बीजों को उचित सुविधा और संरक्षण मिलने पर इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसी कारण नॉर्मन बोरलॉग हो हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले MS स्वामीनाथन जी हैं, जिनको 2024 में देखें 5 लोगों के साथ जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको भी दिया गया है। मैक्सिको की पद्धति भारत में भी अपनाने पर बल दिया था। भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर बनाने पर नींव डाली, इसलिए भारत में हरित क्रांति के जनक यही हैं। हरित क्रांति एक पैकेज कार्यक्रम जिसके अंतर्गत उच्च उत्पादकता वाले बीजों यानी HYV को उर्वरक एवं सिंचाई के माध्यम से पोषण दिया गया था, कीटनाशकों के माध्यम से संरक्षित किया गया था। इसके अतिरिक्त कृषि को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने को कृषि मशीनीकरण को बढ़ा दिया गया था। प्रायोगिक तौर पर 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के तहत से अपनाया गया था। वर्ष 1966 से पूरे देश में लागू किया गया था।
यानी प्रायोगिक तौर पर 1960 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के तहत इसे अपनाया गया था, जबकि पूर्व 1960 में पूरे देश में लागू किया। द्वितीय हरित क्रांति में फसलों के दायरे तथा क्षेत्रों में वृद्धि के साथ साथ कृषि पद्धति की संपोषण बनाने के कारण कृषि को अपनाने पर जोर दिया गया था। इसमें पूर्वी उत्तर भारत सहित अनेक ऐसे क्षेत्रों पर फोकस किया गया जहाँ संभाव्यता परंतु हरित क्रांति सफल नहीं हो रही थी। इसमें दलहन जैसी फसलों को दायरे में फोकस किया गया था। कृषि वित्त में देखिए, कृषि वित्त की आवश्यकता अलग अलग समस्याओं के लिए होती है। अल्प अवधि में कृषि आगतों यानी इनपुट्स के लिए अल्प अवधि ऋण 15 माह से कम, मशीनें आदि खरीदने हेतु मध्य अवधि ऋण 15 माह से 5 वर्षों तक था। भूमि में अस्थायी सुधार बड़ा निवेश करने के लिए जैसे जरूरत हो तो 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए दीर्घकालिक ऋणों की आवश्यकता होती है। कृषि वित्त के स्रोत देखें तो संस्थागत स्रोत है। संस्थागत स्रोतों में कृषि वित्त की सर्वोच्च संस्था कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। यह प्रत्यक्ष तौर पर ऋण न देकर कृषि ऋण देने वाली संस्थाओं को विनियमित करती है। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। गैर संस्थागत स्रोत देखें तो महाजन, साहूकार, मित्र, संबंधी, जमींदार, व्यापारी आदि स्वतंत्रता के पश्चात इनकी भूमिका काफी अधिक थी। कृषि वित्त के संस्थागत स्रोतों में वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक तथा सरकार आदि हैं। सितंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कृषि हेतु ऋण प्रवाह में विभिन्न संस्थाओं का योगदान घटता क्रम में सबसे पहले वाणिज्यिक बैंक ऋण देते हैं, इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसके बाद सहकारी बैंक ऋण देते हैं। दुग्ध विकास में ऑपरेशन फ्लड को देख लें तो ऑपरेशन फ्लड सेकेंड दुग्ध आपूर्ति संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन संबंधित है, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन संबंधित है। यहाँ देख सकते हैं कृषि उत्पादन क्षेत्र यानी कृषि क्रांतियाँ हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा मुर्गी पालन से, लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से, रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से, स्वर्ण रेशा क्रांति देखें जूट उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, गुलाबी क्रांति प्याज झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति संबंधित है। देखते हैं वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार था, उसके बाद की अर्थव्यवस्था को देखते हैं। तो देखिए भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, यानी भारत में जब आर्थिक सुधार 1991 में हुआ था तो उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर डी यानी पीवी नरसिम्हा राव जी थे। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो यह है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव तथा वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। इसमें आंसर ए औद्योगिकरण है इसका। यानी 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं का संबोधन किया। तो इसमें एलपीजी यानी देख सकते हैं यह वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण किया, औद्योगिकरण नहीं था, इसके अलावा पूछ रहा था। तो तीन जो एलपीजी से संबंधित है, एलपीजी लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण ये रहा, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन ये रहा, औद्योगिकरण इसमें शामिल नहीं है। ये कब पूछा गया आप देख सकते हैं। भारत में आर्थिक सुधारों को तीव्र एवं उचित तरीके से शुरुआत करने के लिए नरसिम्हा राव सरकार द्वारा वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति जारी की गई थी। इस आर्थिक नीति में निम्नलिखित के माध्यम से संबंधित सकारात्मक सुधार किए गए थे। कौन थे? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। नई आर्थिक नीति में औद्योगिकरण सम्मिलित नहीं था। इस नीति में केवल औद्योगिक नीति को उदार बनाना तथा निजी क्षेत्रीय उद्योगों में औद्योगिक लाइसेंस का अनुमोदन करना शामिल था। तो थोड़ी जानकारी एक्स्ट्रा इसमें जोड़ लेते हैं। सब इसके बाद हम PYQ पे चलते हैं। इसमें पंचवर्षीय योजना को हमने लेक्चर में शामिल किया था। तो ये देख सकते हैं पंचवर्षीय योजना एक अवलोकन के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पर है कि योजना अवधि, लक्षित वृद्धि दर, औसत वृद्धि दर, मॉडल और केंद्र बिंदु यहाँ पर देखे हैं। यानी एक जगह कलेक्शन है सारे जो 12 पंचवर्षीय योजनाओं को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके जो मॉडल अक्सर पूछ देता है तो पहली पंचवर्षीय योजना देखते हैं हेराल्ड डोमर मॉडल पर, दूसरी पंचवर्षीय योजना नेहरू महाबोलिस मॉडल पर। यह पहली जो है कृषि विकास पर बल दिया गया, तो दूसरा आधारभूत एवं भारी उद्योग पर विकास दिया। तीसरी पंचवर्षीय देख सकते हैं आत्मनिर्भर स्वतः स्फूर्ति बल था, ये किस पर आधारित थे। सारे मॉडल को आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उनका विकास क्रम क्या रहा था और यहाँ पर वृद्धि दर और लक्षित वृद्धि दर क्या थी। और इसमें जो है अनवरत योजना देख सकते हैं 1979 से 80 तक थे, आगत निर्भर मॉडल पर आधारित थे। तो ये सारी योजनाओं को आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखना चाहें तो इंडिया विजन 2020, इसके बाद 12वीं यानी सारी योजनाओं को यहाँ पर जो है जानकारी के रूप में निहित किया गया। तो इसको आप एक बार देख लें। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में बताया गया है। इसके बाद नीति आयोग योजना आयोग में अंतर क्या है यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। इसके बाद नीति आयोग क्या है इसको भी समझ सकते हैं। योजना आयोग क्या है,
इसको भी यहाँ पर दिया गया। भारत में आर्थिक नियोजन के संदर्भ में जानकारी दी गई है। हमने देखा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र देखा। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये सब जानकारी है। इसमें कृषि एवं कृषि संबंध गतिविधियाँ, ये सारी गतिविधियाँ हैं। द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी में देखें तो औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चर आते हैं, और विद्युत, गैस, जलापूर्ति। इसके बाद तृतीय क्षेत्र टर्शरी जो सेवा क्षेत्र, इसमें देखें सेवा में कौन कौन शामिल है, इसको आप देख सकते हैं। परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार, सामुदायिक सेवाएं इत्यादि शामिल होते हैं। यहाँ पर तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ये देख सकते हैं, और ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये दिखाया गया है। बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। भारत जो ओपन इकोनॉमी होता है, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब जहाँ निर्यात आयात नहीं होते, बंद अर्थव्यवस्था होती है। और खुली अर्थव्यवस्था आयात निर्यात जहाँ बने रहते हैं वो होती है। यह एक वास्तविक अर्थव्यवस्था है, जबकि यह जो काल्पनिक अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था होती है। हमने देखा कि भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है, यहाँ पर निजी जो है, सार्वजनिक साथ साथ निजी दोनों की भागीदारी समान रूप से होती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में, लेकिन अर्थव्यवस्था में उदारवादी अर्थव्यवस्था, समाजवाद अर्थव्यवस्था भी होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसके बाद बीच में क्या अंतर है, यहाँ दिया गया है। इसके बाद देखना चाहते हैं अर्थशास्त्र के प्रकार में। यहाँ देख सकते हैं विकास के आधार पर अर्थशास्त्र के प्रकार में अविकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ अल्प विकसित देश या अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखी जा सकती हैं। यहाँ पर भारत इसी के अंतर्गत है, अल्प विकसित देश या अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है। यानी वैसे तो ये विकासशील जो है, विकसित नहीं बल्कि विकासशील, अल्प विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत आता है। यहाँ पर पीटी एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो पीटी में भी इसको शामिल किया जा सकता है। एक जानकारी और इसमें ऐड कर लेते हैं। देखें अर्थव्यवस्था जो है, यानी अर्थव्यवस्था को शामिल करना चाहें तो देखिए अर्थव्यवस्था व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, माइक्रो इकोनॉमी होता है और माइक्रो इकोनॉमी, दोनों विषय सामग्री यानी इसके सब्जेक्ट में क्या होता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, यानी ये प्राइवेट होती है, व्यक्तिगत होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण ये विषय में ही इसके अंतर सारे महत्व को देखा जा सकता है। उपयोगिता के आधार पर भी देख सकते हैं इसके अंतर क्या है। उपयोगिता के आधार पर व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक स्थान विशेष के लिए उपयोगी, समष्टि अर्थशास्त्र की अंतर्राष्ट्रीय उपयोगिता है। एक अंतर देखना चाहें आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि में अंतर क्या। आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि, यहाँ पर आर्थिक विकास गुणात्मक संकल्पना है, जबकि आर्थिक समृद्धि गुणात्मक संकल्पना है। यहाँ अंतर में दिखाया गया है, इसको एक बार आप देख सकते हैं। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक समृद्धि को देखा जा सकता है। आर्थिक विकास का मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है, यानी अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि होती है, वो अर्थव्यवस्था का मापक नहीं होता, बल्कि आर्थिक विकास जो होता है यह मापक के तौर पर यहाँ पर जो होता है उसका मानक माना जाता है। इसमें आप अंतर देख सकते हैं।